नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में मल्टीपल चॉइस की सीरीज में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग में अर्थिंग से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। और ये सरल प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। जानते हैं अर्थिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विद्युत आपूर्ति तंत्र में दो तरह की अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग और उपकरणों की अर्थिंग प्रयोग की जाती है। हमारा पहला प्रश्न है कि जो सिस्टम अर्थिंग है वो उपयोग की दृष्टि में उपकरण की अर्थिंग से किस प्रकार अलग है। तो अर्थिंग चाहे सिस्टम अर्थिंग हो या उपकरण अर्थिंग हो, वो तंत्र में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती हैं। सिस्टम अर्थिंग सिस्टम के इक्विपमेंट की सेफ्टी और प्रोटेक्शन, सिस्टम के फंक्शनिंग और इंसुलेशन में ओवर वोल्टेज न आए, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं उपकरण की अर्थिंग उपयोग लेने वाले मनुष्यों की रक्षा इलेक्ट्रिक शॉक से करने के लिए होती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो उपकरण अर्थिंग से संबंधित है, सिस्टम अर्थिंग से इसका संबंध नहीं है। सिस्टम अर्थिंग से परिपथ में जब अर्थ फॉल्ट की कंडीशंस आती हैं तो उन्हें सेंस किया जा सकता है और इफेक्टिव प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन जो सभी प्रकार की परिपथ में फॉल्ट्स आती हैं उनसे अर्थिंग बचाव नहीं देती हैं। तो ये बी ऑप्शन अधूरा सत्य है, अर्थात गलत है। यहाँ तीसरा ऑप्शन कहता है कि ये धारावाही चालकों से संबंधित है। ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। सिस्टम अर्थिंग उन चालकों की ग्राउंड से कनेक्शन की जाती है जो इलेक्ट्रिक फंक्शनिंग के दौरान करंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे धारावाही चालकों को जमीन से जोड़ना सिस्टम अर्थिंग है। जैसे कि हमने स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल कनेक्शन को ग्राउंड करते हैं, या लाइटनिंग अरेस्टर का एक टर्मिनल ग्राउंड किया जाता है, या सीटी और पीटी में एक सिरा ग्राउंड किया जाता है। तो ये जो सभी सिरे जो ग्राउंड किए जाते हैं वो वर्किंग के दौरान धारा वहन भी कर सकते हैं। तो जो सिस्टम अर्थिंग है वो धारावाही चालकों से संबंधित है। वहीं जो उपकरण की अर्थिंग है वो उस बाह्य धात्विक आवरण की जाती है जो सामान्यतः धारा वहन नहीं करता। केवल दोष की स्थिति में अंदर की लाइव पोटेंशियल उससे कनेक्ट होने पर वहां कुछ ओवर वोल्टेज की कंडीशंस आ जाती है। तो जो उपकरण अर्थिंग है वो गैर धारावाही चालकों से संबंधित है और सिस्टम अर्थिंग धारावाही चालकों से संबंधित है। तो यहाँ सी ऑप्शन सिस्टम अर्थिंग को उपकरण अर्थिंग से अलग करता है और डी ऑप्शन उपकरण अर्थिंग से संबंधित है। हमारा दूसरा प्रश्न, पहले से कार्यरत एक मौजूदा अर्थिंग में अर्थ के प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए क्या हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, उससे संबंधित है। ए विकल्प है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर। अगर कोई अर्थिंग नई डिजाइन की जा रही है तो निश्चित है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने से अर्थ प्रतिरोध का मान कम हो सकता है। लेकिन अगर एक अर्थिंग पहले से कार्यरत है तो उसके इलेक्ट्रोड को अलग से लंबाई बढ़ाना संभव नहीं है। तो ये पहला विकल्प अर्थ प्रतिरोध को तो कम कर सकता है लेकिन यहाँ सही विकल्प नहीं है। जो अर्थ का पिट है, अर्थ के लिए जो हमने गड्ढा बनाया जिसमें अर्थ इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, उस गड्ढे में अगर हम नमी को लगातार बनाए रखते हैं, बाहर से पानी डालने की व्यवस्था रखते हैं, तो निश्चित है एक मौजूदा अर्थिंग अपना अर्थ प्रतिरोध का मान कम रखेगी। और ये जो बी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं एक नई अर्थिंग में गड्ढे में अगर नमक और चारकोल मिलाते हैं तो निश्चित है अर्थ प्रतिरोध के मान को कम किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा अर्थिंग में अलग से नमक और चारकोल मिलाना संभव नहीं होगा। इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना अर्थ प्रतिरोध के मान को बहुत ज्यादा असर नहीं करता। तो एक पहले से मौजूदा अर्थिंग या नई अर्थिंग में इस विकल्प का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो यहाँ बी विकल्प अर्थिंग के पिट में गड्ढे में नमी को पानी डालकर अगर लगातार बनाए रखेंगे तो हम अर्थ प्रतिरोध के मान को कम रख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर की क्षरण धारा जो उसके शरीर से प्रवाहित हो रही है उसका झटका लगता है तो वह किस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित होगा। तो पहला उत्तर है कि उसमें कोई प्रकार की संवेदनाएं या सेंसेशंस नहीं होंगे, उसे किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। ये केवल तब संभव है जब क्षरण धारा जो मानव शरीर में से जा रही है वो 1-2 मिली एम्पियर की कोटि की हो, जिसे हम लेट गो करंट कहते हैं। 20 मिली एम्पियर सापेक्षता अधिक करंट है और इस धारा से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होने से एक दर्दनाक स्थितियां शरीर में पैदा हो सकती हैं और आदमी बेचैनी से स्वयं को दूर झटकने का भी प्रयास करेगा। तो 20 मिली एम्पियर जैसी धारा से एक दर्दनाक झटके जैसी स्थितियां होंगी। अगर यही धारा 30 मिली एम्पियर से अधिक होकर 100 मिली
एम्पियर के आसपास की कोटि की होती तो वो हृदय में आघात जैसी, हार्ट कन्वोल्यूशन जैसी स्थितियां बना सकती थी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से हृदय अपने रक्त संचार में बाधा महसूस करके प्राण घातक स्थितियां शरीर को दे सकता था। तो अगर धारा 100 मिली एम्पियर से ज्यादा हो जाती है तो इस तरह के हार्ट अटैक, हृदय आघात की स्थितियां हो सकती हैं। मूर्छा या बेहोश होना 20 मिली एम्पियर धारा से भी संभव था। अगर व्यक्ति दर्दनाक झटका महसूस न करके और विद्युत धारा के प्रभाव से जकड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें दम घुटने जैसी स्थितियां हो जाएगी और वो स्वयं सांस लेने में असमर्थ भी हो सकता है। लेकिन ये जो स्थिति है वो तभी होगी जब धारा 30 सेकंड से भी ज्यादा समय तक शरीर में लगातार प्रवाहित होती रहे। अगर उससे पूर्व व्यक्ति स्वयं को बाहर विद्युत संपर्क से दूर कर लेता है, इस तरह की स्थितियां नहीं आएंगी। हमारा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के साथ जो अर्थिंग का संपर्क प्रतिरोध है उसे किस तरह से कम किया जा सकता है? तो पहला विकल्प है दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। अगर एक अर्थिंग से हमें यथोचित प्रतिरोध कम होकर प्राप्त नहीं होता है तो इस तरह के विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अन्य विकल्पों को भी देखते हैं। अगर हम अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम या ज्यादा करते हैं तो गड्ढे की गहराई से अर्थ के संपर्क प्रतिरोध पे कोई असर नहीं आएगा। दूसरा विकल्प गलत उत्तर है। यहाँ तीसरा जो विकल्प है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने से वो अधिक क्षेत्र भाग की भूमि से इलेक्ट्रोड का संपर्क होने से अर्थ प्रतिरोध को बेहतर तरीके से कम कर सकता है और ये सबसे बेहतरीन विकल्प हो गया है। अर्थ के संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए हमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा लेना चाहिए। ध्यान रहे, लंबाई घटाएंगे तो अर्थ प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। हमें अर्थ प्रतिरोध को कम करना है तो डी की बजाय ये जो सी विकल्प है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। ये सी विकल्प सही विकल्प है। आज का 5वां प्रश्न है, मेगर का उपयोग हम किस तरह के परीक्षणों हेतु करते हैं? हम एक सप्लाई में पोलैरिटी की जांच या अर्थ कंडक्टर के कंटिन्यूटी की जांच सीरीज टेस्ट लैंप से कर सकते हैं। लेकिन उच्च मान के कुचालक प्रतिरोधों का मापन मेगर की मदद से ही किया जा सकता है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो मेगर के उपयोग से संबंधित है। मेगर का उपयोग हम इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, विद्युत संस्थापनों में कुचालक के उच्च प्रतिरोध को जांचने के लिए करते हैं। ध्यान रहे, भू इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का परीक्षण एक अर्थ टेस्टर नामक उपकरण से किया जाएगा। तो सी विकल्प अर्थ टेस्टर से संबंधित है और ये ध्रुवता की जांच और अर्थ कंडक्टर की कंटिन्यूटी की जांच सीरीज लैंप से की जाती है और मेगर का उपयोग कुचालन प्रतिरोध के परीक्षण हेतु किया जाता है। यहाँ बी हमारा सही विकल्प है। छठा प्रश्न भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करने वाले उपकरण मेगर से संबंधित है। प्रश्न है कि अगर मेगर को हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं फिर भी उसके पैमाने पे जो सूचक सुई है वो शून्य स्थिति पर नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सत्य बात यह है कि मेगर में दो कुंडलियां परस्पर लंबवत तलों में रखी हुई होती हैं और एक दूसरे से यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई एक साथ एक दूसरे पे घूर्णन आघूर्ण उत्पन्न करती है और इसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण बल आघूर्ण इस्तेमाल नहीं होता है। अगर किसी पुराने पाठ्यांक में किसी विशेष मापन प्रतिरोध के अनुसार पैमाने पे सूचक की स्थिति रही है, अब अगर उपयोग में मेगर नहीं भी आएगा तब भी ये सूचक सुई उसी स्थान पर बनी रहेगी क्योंकि मेगर में किसी भी प्रकार का नियंत्रण बल आघूर्ण नहीं होता। मेगर में कोई विशेष प्रकार के अवमंदन का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बी विकल्प कोई सही विकल्प नहीं है। और जो मेगर में दो कुंडलियां हैं उनमें एक में मेगर के जनरेटेड विभव के उत्तेजन से प्रवाहित धारा द्वारा विक्षेप पैदा किया जाता है और दूसरी कुंडली में मापे जाने वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा से विक्षेप उत्पन्न किया जाता है और दोनों विक्षेपण बल आघूर्ण परस्पर विपरीत दिशाओं में जो अंतिम साम्य स्थिति बनाते हैं वो साम्य स्थिति का विक्षेप दोनों कुंडलियों की धारा के अनुपात मापे जाने वाले प्रतिरोध के संगत होता है। यहाँ विचलन का बलागुण धारा के समानुपाती या धारा के वर्ग समानुपाती होना इन विकल्पों का मेगर की कार्य प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। तो सी और डी भी गलत विकल्प हैं। अतः मेगर अगर उपयोग में नहीं है और पैमाना पे सुई शून्य स्थिति में नहीं है तो इसका कारण मेगर में नियंत्रण बलागुण की अनुपस्थिति है। हमारा 7वां प्रश्न प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग से संबंधित है और पूछा गया है कि जो अर्थिंग के लिए हम प्लेट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं उसका जो भौतिक आकार है वो कम से कम क्या होना चाहिए? तो पाइप या रोड अर्थिंग की तुलना में प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग थोड़ी महंगी है लेकिन ज्यादा प्रभावकारी है और सभी घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में अच्छी प्रभावकारी अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या कॉपर की प्लेट का
इस्तेमाल करते हैं तो दोनों की प्लेट लंबाई और चौड़ाई 2-2 फीट 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर होती है, अर्थात प्लेट के क्षेत्रफल में लंबाई भी 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 60 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये प्लेट कॉपर की है तो हम इसे एक सूत 3 मिलीमीटर या 0.315 सेंटीमीटर मोटाई की ले सकते हैं, और अगर यही प्लेट गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती तो प्लेट की मोटाई दुगनी 2 सूत 6 मिलीमीटर या 0.63 सेंटीमीटर ली जानी चाहिए थी। तो प्लेट का जो न्यूनतम आकार है वो 60 गुणा 60 गुणा 0.315 सेंटीमीटर के रूप में हो सकता है अगर ये कॉपर की प्लेट है, और अगर यही गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती तो हम इसे 60 गुणा 60 गुणा 0.63 सेंटीमीटर लेते। अगर हमें इंडस्ट्रियल ज्यादा करंट कैपेसिटी की प्लेट अर्थिंग की आवश्यकता होती तो प्लेटों का ये जो आकार है वो 60 गुणा 60 की बजाय 90 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर भी लिया जा सकता था, लेकिन न्यूनतम आकार 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर से कम नहीं लेना चाहिए। और ये मोटाई कॉपर प्लेट के लिए 3 मिलीमीटर न्यूनतम और जीआई के लिए 6 मिलीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। प्लेट इलेक्ट्रोड के आकार से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, तो इस डी विकल्प को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। मेगर के उपयोग पर आधारित प्रश्न को भाषा बदलकर पूछा गया है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि कुचालन प्रतिरोध का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो ओम मीटर प्रतिरोध मापन में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मध्यम मान 1 ओम से 1 लाख ओम या छोटे प्रतिरोध जो 1 ओम से छोटे होते हैं उनके मापन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेन ब्रिज किसी धारिता के मापन के लिए या कोई विशिष्ट आवृत्ति के संकेत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली व्यवस्था है। इंसुलेशन मीटर कोई यंत्र नहीं होते हैं, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो उच्च मान के होते हैं और उन्हें उच्च विभव के साथ मापन किया जाता है उसके लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। और सभी पुनः वाउंड होने वाली मोटरें हुई, ट्रांसफार्मर हुए या हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग की इंस्टॉलेशंस हुई, उन्हें एनर्जाइज करने से पहले मेगर से कुचालन प्रतिरोध को जांचना अत्यंत आवश्यक है। तो मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट करता है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मापन के लिए हम मेगर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ सी सही विकल्प हो गया है। हमारा आखिरी 9वां प्रश्न है, किस युक्ति की कार्य प्रणाली अवशिष्ट या क्षरण धारा या रेजिडुअल करंट लीकेज करंट पर आधारित है। तो यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB ये दोनों अवशिष्ट क्षरण धारा पर आधारित हैं। अगर फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों में धाराओं के मान बराबर हैं और किसी भी प्रकार की अर्थ में क्षरण धारा नहीं है तो ये ऑपरेट नहीं होंगे। और अगर कहीं किसी सर्किट में इंसुलेशन में क्षरण होने से भू संपर्क के साथ धारा का प्रभाव होता है तो फेज और न्यूट्रल की धाराओं का सदिश योग शून्य नहीं रहेगा, और एक ELCB या RCCB इस तरह की अवशिष्ट क्षरण धारा का मापन करके सर्किट में लीकेज को पहचान करके सर्किट की सप्लाई को काटने का काम कर सकती है। तो ELCB और RCCB क्षरण धारा पर आधारित युक्तियां हैं और यहाँ B विकल्प हमारा सही विकल्प हो गया है। यहाँ अन्य विकल्पों को भी समझ लेते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB एक फ्यूज की भांति अतिभार या लघु परिपथ की स्थितियों में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था है, जो परिपथ में अधिक धारा होने पे कुछ समय लेकर थर्मल सिस्टम से सर्किट को ब्रेक कर सकती है। और अगर कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है या 3 या 5 गुने से ज्यादा क्षमता से धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका एक मैग्नेटिक सिस्टम सर्किट ब्रेकर का काम करेगा। मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के परिष्कृत रूप हैं जो अधिक धारा क्षमताओं के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनमें थर्मल ओवरलोड सेंसिंग सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर्स में होता है। और ये अधिक धारा के समय जो मेक और ब्रेक करते समय आर्क बनता है उसे भी अवशोषित करने की व्यवस्थाएं रखते हैं। रिले एक इस तरह की व्यवस्था है जो परिपथ के किसी हालात को परीक्षण करके उन संकेतों को आगे बचाव प्रणाली में भेज सकती है। तो रिले हमारे बचाव तंत्र में संकेतों को पहचान करके बचाव की प्रक्रियाएं करने वाले युक्तियां होती हैं। और यहाँ क्योंकि क्षरण धारा पर आधारित युक्ति के बारे में पूछा गया है तो ELCB और
रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB की कार्यप्रणाली अवशिष्ट क्षरण धारा पर आधारित है। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस पर आधारित टेक्निकल हेल्पर सीरीज में हमारी इस 5वीं लर्निंग वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग में अर्थिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझा है और ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार दोहराए जा रहे हैं। इनकी मदद से आप परीक्षाओं में अच्छी सफलता पाएंगे, ऐसा यकीन है। इसी श्रृंखला में एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लर्निंग वीडियो के साथ जल्दी फिर मिलते हैं। एक बार फिर हमारी सभी वीडियो देखने, सराहने और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।